परिचर्चा अनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, नीलेश कुलकर्णी जी। बेसिकली एंटरप्रेन्योर हैं, ऑथर हैं, टीवी थिएटर आर्टिस्ट हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। करीब 50 साल का इनका एक्सपीरियंस है। क्रिकेट कमेंटेटर हैं और बहुत कुछ है, पोएट हैं। और आज वी आर ऑनर्ड टू होस्ट हिम ऑन आवर शो। नीलेश जी, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। डेफिनेटली इट्स एन ऑनर। थैंक यू सो मच, आई एम ऑब्लाइज्ड। पहले तो ये बताएं, अभी हम लोग एक इवेंट से आ रहे हैं, इकट्ठे ही आ रहे हैं। जी 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 ठीक है? जी जी। आपके विचार उस इवेंट के बारे में? उसमें सबसे आज के इवेंट तो एक तो बहुत वेल ऑर्गेनाइज था, उसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। उसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने इनिशिएटिव लेके उन ऑथर्स को जिनको आपने पब्लिश किया उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, जिस प्लेटफॉर्म में आकर वो अपनी कविताएं, अपनी जो कंटेंट था, जो कॉन्टेक्स्ट था, उसके सबके बारे में चर्चा कर सके। तो एज एन ऑथर मुझे पता है कि जिस दिन बुक लॉन्च होती है उस दिन वाकई कितना रोमांचक होता है अपने लिए। तो ये रोमांच आपने आज 6 ऑथर्स को इकट्ठा दिया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और ऐसा अच्छा कार्य करते रहे, इसलिए शुभकामनाएं आपको देता हूं। हमारा एक खास मकसद होता है ऐसे करने का। जी। हम लोग 2020 से ऑथर्स को ऑथर कॉन्फ्रेंसेस हो गया या बुक लॉन्चेस हो गया। जी। इस बार तो 6 थी जी, वरना नॉर्मली बुक लॉन्चेस 50 से ऊपर होती हैं एक दिन में। एक दिन। अरे वाह, हम लोग क्या यहाँ बात है। 10 बजे शुरू करते हैं और लगभग 8 बजे तक चलता है। ओहो। कई बार 2 दिन का भी होता हाँ हाँ। है, प्री पोस्ट लंच सारी चीज़ें। जी जी। मेन मकसद जो मेरा रहा है इस इवेंट को करने का शुरू से ही, एज आई एम एन ऑथर माई सेल्फ, मुझसे बहुत लोगों ने कई बार ये पूछा कि तन्मय जी हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है मगर किताब नहीं बिकती। तो मेरा उनसे कहना सिर्फ ये होता है कि कंटेंट अच्छा है, ये किताब बिकने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, ऑब्वियसली खरीदेगा तभी तो पढ़ेगा और कोई अगर तभी तो कोई पता चलेगा। आपकी शक्ल नहीं जानता है, कोई आपका नाम नहीं जानता है, आपकी किताब नहीं लेगा इनिशियली। तो हम मैनेजमेंट की भाषा में उसको बोलते हैं ऑथर सेंट्रिक ब्रांडिंग, है ना। आजकल हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेंट्रिक ब्रांडिंग। किताब लिखी, हम किताब बेचने पे लग गए। पब्लिशर्स भी, ऑथर्स भी, हम खुद भी ऐसी करते थे जी 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 जब अपनी किताब लिखी थी। जी। मगर हमको कमी ये लगी कि भाई अगर हमें नहीं जानता कोई तो हमारी किताब कोई क्यों लेगा, क्यों सर्च करेगा। इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया कि वी आर गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू द ऑथर्स। इफ यू आर अ ब्रांड, anything that you create or produce is automatically branded. Right. है ना। तो इस वजह से ये That actually helps also because ultimately the author is recognized for what he is. Definitely. So every time I write a new book and get on podcast for that, or I make on my social media platform, I put the fact that I have launched it, the sales of all the previous books go up. Definitely. आप एक प्रोडक्ट को एक्चुअली पिच कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि वो आपका ब्रांड भी उसमें रीइंफोर्स हो रहा है, तो आपकी लिखी हुई पहले की सारी किताबों की सेल एक बार बढ़ जा रही है। जितनी बार आप लिखते हैं उतनी बार सारी पुरानी किताबें बिकती हैं, एंड दे ऑल रिमेन ऑन अ हाई टिल सच टाइम एज दिस बुक रिमेन्स ऑन हाई। तो इसलिए वो डेफिनेटली एक ऑथर ब्रांडिंग ही आखिर है। क्योंकि आप देखिए, आप कोई भी किताब उठाते हैं तो आप उस किताब के साथ साथ ना ट्रस्ट खरीदते हैं कि आपको विश्वास उस आदमी में हो जिसने ये किताब लिखी है कि इसमें बकवास नहीं होगी, इसमें झूठ नहीं होगा, इसमें जो होगा सही होगा, या अगर आप फिक्शन में जा रहे हैं तो ये रोमांचकारक होगी, बोरिंग नहीं होगी। आप ये सब कुछ, ये पूरा ट्रस्ट ऑथर के अंदर साथ साथ लेते हैं किताब के लेने के, तभी आप किताब उठाते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है अगर आपकी ऑथर ब्रांडिंग हुई हो। तो इसलिए दैट इज समथिंग दैट आई थिंक रियली टू बी अप्रिशिएटेड। यस। तो अच्छा, आपने कब और कैसे लिखना शुरू किया या सोचा कि मुझे किताब लिखनी चाहिए? कब और कैसे, एक ब्रीफ जर्नी। जी, प्रोज का तो बहुत लेट शुरू हुआ मेरा। कविताएं बहुत पहले से लिखता हूँ, कविता संग्रह छापे गए थे, अभी हम सुनेंगे भी। पोइट्री सर्कल शायद मुझे याद करके सुनानी होगी, बिकॉज मैं अपना पोइट का किरदार बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं सिर्फ लेखक के किरदार को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो एनीवेज, मैं वो बहुत सालों से लिखता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, तो मैं ट्रैवल ब्लॉग लिखता था। उसके इस समय अगर आप देखें तो कोई 8 या 8.5 लाख लोगों ने उसको पढ़ा है। तो इट आई वाज वेरी मच इनटू दैट। लेकिन प्रोज लिखने की जर्नी मेरी शुरू हुई है 2019 से, 19 और 20 से, और वो भी इत्तेफाक से शुरू हुई। इत्तेफाक से ऐसे शुरू हुई कि मेरे एक पुराने मित्र हैं जो रहते हैं बड़ौदा में, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो हम लोग साल में 2 बार एटलीस्ट इकट्ठे हॉलीडे लेते हैं। तो एक दिन छुट्टी पे हम गए थे, जयपुर में बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या जानते हो चित्रकूट कहाँ पे है। तो मैंने कहा कि मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं ऐसा कहीं है।
तो बोले मालूम है तुमने आधा स्टेट कवर कर लिया तुमने इस ऐसे हाथ दिखाने में, तो ये क्या एक्यूरेसी हुई बताने की, तुम्हें पता उसमें क्या हुआ? तो मैंने भी उनको बोला कि रामायण से संबंधित कुछ तो है, पर क्या हुआ मुझे पता नहीं है। तो देन ही सेड कि जब किसी ने मुझे पूछा तो मुझे भी ये ख्याल आया, और मैंने सोचा कि एक बार जाके देखते हैं, तो चलोगे क्या? तो व्हाट वी हैड इनिशियली थॉट वाज कि अपन चित्रकूट चलते हैं, रामायण से संबंधित उसमें क्या क्या है देखते हैं, अगर हो सका तो एक आध आर्टिकल लिख के आउटलुक ट्रैवलर या किसी को भेज देंगे, क्योंकि ट्रैवल ब्लॉगिंग तो मैं करता ही हूँ, तो सॉर्ट के वो एक ट्रैवल आर्टिकल बना के उसको भेज देंगे, कहीं छप जाएगा भाई, कुछ मिला तो अपना कम से कम एक हॉलिडे स्पॉन्सर हो जाएगा, वो करते हैं। लेकिन जब हम वहां गए तो जिस चित्रकूट में लोग 1 या 2 दिन लगाते हैं, वहां हमने 9 दिन लगाए, क्योंकि हमने देखा कि रामायण के बारे में इतना कुछ वहां फैला पड़ा है। तो वो जो घर आकर चैप्टर लिखा वो कोई 10,000 वर्ड्स का हो गया। So then we realized it is too big to be an article. Definitely. और सेकेंडली अगर आप एक वेन्यू पे गए हैं और यहाँ पे 10,000 वर्ड्स का आप आर्टिकल लिख पाए, तो अगर आप सारी जगहों पे जाएं तो क्या हो? और ये जगहों का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये मेरी पुस्तक है इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम ट्रैवल्स विद द रामायण, जिसमें प्रभु रामचंद्र जी जहां भी वनवास के दौरान सीता जी और लक्ष्मण जी गए थे, उन सब जगहों पे हम गए हैं, अयोध्या से शुरू होकर श्रीलंका तक, और फिर वापसी के रास्ते पे भी, और हर एक जगह के हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और रामायण में वहां क्या घटा, इन दोनों का एक पैरेलल ट्रैक हमने चलाया किताब में। तो इट इज द फर्स्ट बुक इन द कैटेगरी व्हिच वी हैव स्टार्टेड कॉलिंग अ माइथो ट्रैवलॉग, माइथोलॉजिकल ट्रैवलॉग। सो देयर इज माइथोलॉजी एंड देयर इज ट्रैवलॉग, बोथ मिक्स टुगेदर। तो वो वहां से शुरू हुआ। तो जब एक वेन्यू पर हमें 10,000 वर्ड्स मिले, तो हमने नए नए वेन्यू उसके ढूंढने शुरू किए, फिर पूरा पाथ बनाया, और फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि इस किताब को हम शुरू करते हैं। और कुछ ऐसी प्रभु की वो रही कि आप एज ए पब्लिशर जानते हैं कि बड़े स्टैंड अलोन पब्लिशर्स जो इतने ट्रेडिशनल पब्लिशर्स हैं, इनके पास ऑलमोस्ट 99% रिजेक्शन रेट होता है। अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट भेजते हैं 99.9% वो आपको वापस भेज देंगे, आप बॉदर ही नहीं करेंगे उसके बारे में। हमने एक लिटरेरी एजेंट है मिस्टर कनिष्क गुप्ता, who is supposed to be a good literary agent, who is a good literary agent, but he is more picky than the publishers also. वो ध्यान ही नहीं देते आपकी स्क्रिप्ट की तरफ। तो उनको हमने कुछ ऐसा भाग्य रहा कि एक दिन शाम को हमने चित्रकूट का चैप्टर और किताब का कॉन्सेप्ट शाम को 8 बजे भेजा, और सुबह 7 बजे उनका फोन आ गया कि मैंने पूरी रात में पढ़ लिया है और 24 घंटे तक कहीं मत जाना किसी के पास, मैं तुम्हें इसका वो पब्लिशर दिलवाऊंगा। एंड विद इन 48 आवर्स वी हैड हार्पर कॉलिंस। तो ये कुछ प्रभु की कृपा होगी कहीं ना कहीं, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट प्रभु ने हमें सुझाया कि जो लोगों के पास नहीं था, वहां से जर्नी शुरू हुई। दिस बुक वाज पब्लिश्ड फाइनली ऑन द 15th of May 21। डे वी पब्लिश्ड, सेकंड डे से कोविड चालू हो गया, एकदम लॉकडाउन हो गया। तो नेट रिजल्ट था कि हमारी किताब पहले 6 महीने में 3 कॉपीज बिकी सिर्फ। सारे स्टोर्स बंद थे, कहीं डिलीवरीज नहीं हो रही थी, तो बहुत हताश हुए कि क्या होगा। लेकिन उसके बाद वो जो टेक ऑफ हुई वो अभी तक चल ही रही है। रेगुलरली आप अमेज़न पे जाएंगे तो रोज ही उसका रैंक 10,000 12,000 इसी रैंक में ऑल बुक्स रैंक होता है। एंड इट तो दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग फॉर अ 5-year-old बुक। और वो कंटिन्यूसली बिके रही है। फिर वो मराठी में ट्रांसलेट हुई, हिंदी में हुई, गुजराती में हुई, अब उड़िया में हो रही है। हिंदी के वर्जन को उसको बेस्ट नॉन फिक्शन बुक ऑफ द ईयर फिक्की से अवार्ड मिला, एंड उसकी एक वेब सीरीज बनी। तो एक वो ऐसा सिलसिला चल पड़ा कि उस सिलसिले के बाद किताबें फिर आती ही चली गई। ग्रेट जी। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जी, जो आज की डेट में बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। जी जी। आपने अपनी किताब में लिखा है कि रामचंद्र जी सीता जी की खोज में जिस रास्ते से गए, जी, उसी रास्ते पर आपने लगभग ट्रैवल किया। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही है ना उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वापस आए। बिल्कुल, ठीक है, लिखा है। जी। क्या वास्तव में रामायण में घटित घटनाएं घटी थी, ऐसा आपको प्रमाण मिले या नहीं मिले? देखिए, प्रमाण इतिहास में अलग अलग तरीके के होते हैं। इस सवाल का मैं बहुत बार जवाब दे चुका हूं, तो इसका थोड़ा सा सधा हुआ जवाब मेरे पास है कि प्रमाण अलग अलग तरीके होते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मैं आपसे अगर पूछूं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो 10 में से 9 लोग बोलेंगे लुम्बिनी। अब लुम्बिनी में आपको कैसे पता कि वहां हुआ था? क्योंकि अशोक का वहां शिलालेख है। अब मुझे बात बताइए, अशोक क्या समकालीन थे बुद्ध के? उनके 300 400 500 साल बाद आए हैं। तो उनका शिलालेख ऑथेंटिक क्यों है? क्योंकि वो फर्स्ट, यू हैव टेकन दैट एज ग्राउंड जीरो, राइट, कि शिलालेख लिखा है वहां से ग्राउंड जीरो है। इसका मतलब अशोक से पहले का हमें नहीं पता, हो सकता कहीं और हुआ हो और वहां पे शिलालेख लगाया गया हो कि यहाँ जन्म हुआ है, लेकिन आप उसको ग्राउंड जीरो लेके चल रहे हैं। तो हर एक चीज में कहीं ना कहीं आप ग्राउंड जीरो लेके इसको चलेंगे। तो अगर आप 1st सेंचुरी सी से भारत में कहीं भी अलग अलग भागों में जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं शिलालेख, कहीं ना कहीं कॉइन्स, कहीं ना कहीं टैबलेट्स, कहीं ना कहीं मंदिरों में एनग्रेविंग्स रामायण की जरूर मिलेंगी।
और ये रामायण की मिलेंगी। और उसकी फर्दर वेरिएशन, मेरा जो वर्जन उसका एडवांस्ड है, विच इज कि अगर कोई कहानी सिर्फ एक कहानी गढ़ी हुई होती तो क्या पूरे भारतवर्ष में, इवन इंडोनेशिया में, वियतनाम में, कंबोडिया में, इन सब देशों में एक ही कहानी एक ही फॉर्मेट में क्या पहुंची होती? वो पहुंची है। ये इसी बात का प्रूफ है उस जमाने में, आज से 2500-3000 साल पहले, कि वो कहीं ना कहीं घटी थी। आप कहेंगे कि क्या ये ऐसे ही घटी थी जैसे लिखी गई? ये मेरा अगला सवाल आ जी, कि क्या वो ऐसी, लेकिन जैसे लिखी गई का क्या मतलब है? वो 332 तरीके से लिखी गई है, ट्रेडिशन से आई है। तो आप 332 में से कैसी वाले को ऐसी लिखी हुई कहेंगे? अल्टीमेटली कहीं तो आपको प्रमाण लेना पड़ेगा ना। तो हम लोगों ने ये चूज किया कि इसमें से हम वाल्मीकि रामायण को ही लेंगे, क्योंकि वो आदि काव्य है। और वाल्मीकि रामायण को बेस बनाकर उन जगहों पर हम गए जो वाल्मीकि रामायण में जिनका उल्लेख था। अगर कोई ऐसी जगह है जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तो हमने किताब में लिखा है, ये लोकल किंवदंती से हमने लिया है। कहानियां भी हमने वही ली है जो वाल्मीकि रामायण में कहीं ना कहीं उनका डिस्क्रिप्शन है। पूरी कहानी नहीं होगी, एक साइड में एक छोटा सा वाक्य होगा, लेकिन जब हम उस जगह पर पहुंचे जहां वो वाक्य कहा गया है, तो हमें उसके पीछे का बैकग्राउंड पता चला, तो हमने पूरी कहानी उसमें डाली और ये कहा कि वाल्मीकि रामायण में फला जगह पर यह है। तो वी हैव ट्राइड टू ऑथेंटिकेट इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द वाल्मीकि रामायण। और एक है डॉक्टर राम अवतार शर्मा, दिल्ली में इनकम टैक्स कमिश्नर, रिटायर्ड है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस ट्रेल को ढूंढने में लगा दिया है। वो इस पूरी ट्रेल पर 21 बार गए हैं। साइकिल पर भी गए, पैदल भी गए, स्कूटर पे गए, गाड़ी में गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए, हर तरीके से गए हैं। और वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जो उनकी एक कॉफी टेबल बुक है, जो केवल लिस्ट देती है इन जगहों की और एक लाइन देती है कि यहाँ पर ये घटित हुआ था और उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, बस स्टेशन कौन सा है, और उसकी एक फोटो लगाती है। उसको भी हमने एज अ गाइड लिया। और उसमें से हमने देखा कि कौन से इंसिडेंट्स इसमें ऐसे हैं जो वाल्मीकि रामायण में है, उनको पहले टिक किया, फिर इनमें से कौन से हैं जो हम पुस्तक में लेना चाहते हैं, उसके आधार पर वो लिस्ट बनी और फिर उस लिस्ट के आधार पर हम सब जगह पर गए। जी। अच्छा, रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंश के थे, वो वंश कभी ना कभी भारत में रहा है, वो हमारा माइथोलॉजी नहीं इतिहास है, ये भी हम मान लेते हैं। बिल्कुल, है ना, मानना भी चाहिए। जी, ठीक है। बट अगर हम रामायण की बात करते हैं, चाहे वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं, उसमें एक प्रसंग है जो किष्किंधा कांड है। जी। अब किष्किंधा में अगर हम मानकर चले तो वो वानरों का राज था। जी। है ना। अब वो बेसिकली जिस फॉर्म में दिखाए जाते हैं, चलिए दिखाने को भी छोड़ दीजिए, मगर वो बेसिकली क्या वास्तव में वो प्रजाति थी या नहीं थी? दिस इज नंबर 1 क्वेश्चन, या एक पार्ट क्वेश्चन का। अगर आप कहते हैं कि भाई वो कोई ना कोई प्रजाति थी, ज़रूरी नहीं है कि वो वानरी हो, जिन्हें हम बंदर कहते हैं, पोट्रे तो आप कैसे भी कर लेते हैं। अगर हम उस कंसेप्ट को सही मानते हैं तो एक बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है कि उस प्रसंग में एक बड़ा प्रोमिनेंट कैरेक्टर है हनुमान, और हनुमान का एक प्रोमिनेंट जो लिंकेज है वो है 7 चिरंजीवियों से। तो अगर एक चीज़ कहीं भी डगमगाती है तो ये सारा डगमगा जाता है, चाहे आप उसे बिलीफ सिस्टम कह दें, चाहे आप उसे हिस्ट्री कह दें, चाहे आप उसे कुछ भी कह दें। आपने क्योंकि उस रास्ते पर ट्रेवल किया है, किष्किंधा भी गए होंगे, जो भी उसका बिल्कुल। हम्पी है ना, हम्पी है किष्किंधा, जी, हम्पी के साथ में किष्किंधा है। तो आपको क्या, आपके हिसाब से क्या है? प्रमाण मिले तो छोड़ दीजिए, आपको क्या? जो मेरा विचार है वो ये है कि वानर जो थे ये एक अपभ्रंश है वन नर का। तो ये जंगल में रहने वाले लोग थे, ट्राइब्स थे, जिन्हें हम आजकल ट्राइबल लोग कहते हैं, भील, संथाल, गोंडिया, ये सब लोग कहते हैं, उस तरह ये थे। अब इन ट्राइब्स के पास सिंबॉलिकली अपने अपने टोटम्स हुआ करते थे जो लेके चलते थे आगे। तो वो टोटम जिसका वानर का हुआ वो वानर हो गया, जिसका भालू का हो वो जांबुवंत हो गया। तो ये इस तरह से वो ट्राइब्स थी वहां की। तो ये भी बहुत सिंबॉलिक है कि प्रभु रामचंद्र जी ने इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय होने के बावजूद मदद ली तो वन नरों से जाके ली। यानी इन्होंने कोई परहेज नहीं किया कि मैं जाति के आधार पर या इसके आधार पर क्षत्रिय से ही मदद लूंगा या ब्राह्मण से ही मदद लूंगा, जो भी मेरे साथ है मैं उनके साथ उनको साथ लेके चलूंगा। और उन वन नरों के साथ मिलकर उन्होंने श्रीलंका जैसे शक्तिशाली साम्राज्य का विध्वंस किया, है ना। तो एक तो बात यह कि वो वन नर थे। जहां तक चिरंजीवियों की बात है, क्योंकि अगर वो प्रजाति थी जी तो उसमें एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है हनुमान। हनुमान है, बिल्कुल, सुग्रीव है, वाली है, हनुमान है, 3 ही कैरेक्टर है, मैं तो देखे जाए, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स में से है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। हमारे गॉड्स भी ऐसे हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी को कम पूजा जाता है, किसी को ज्यादा पूजा जाता है। जी, जी। तो हनुमान जी वो हैं जो सबसे ज्यादा पूजे जाने वालों में। जी, जी, जी। और चिरंजीवी हैं जी, क्योंकि ये भी एक कहानी है। बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो
क्या वो कैरेक्टर थे या नहीं थे। देखिए, अगर आप या तो मानते हैं तो पूरी बिलीफ सिस्टम को मानेंगे, या नहीं मानेंगे तो किसी को नहीं मानेंगे। अगर आप ट्रैवल करके ये मानते हैं कि रामायण था और प्रभु रामचंद्र जी थे और सीता जी थी और लक्ष्मण जी थे, तो जब आप राम दरबार का स्कल्पचर देखते हैं जो 3rd सेंचुरी CE से है, जिसमें हनुमान भी दिखाए गए हैं, तो आप कैसे कहेंगे ये 3 कैरेक्टर तो थे, ये चौथा नहीं था। तो फिर आप पूरे को एक्सेप्ट करेंगे ना इन टोटो। तो हमने भी उसको पूरे को एक्सेप्ट किया कि अगर ये इस मेथड से यहाँ तक कहानी 1st CE से आगे शिलालेख और इन सब फॉर्म्स में कहानी आई है, तो हम वो 1st CE के पहले स्कल्पचर को ग्राउंड जीरो मानते हैं, और वहां से आगे कंसिस्टेंटली देखते हैं तो हर सेंचुरी में है और भारत के हर कोने में है, और मूल कहानी में कहीं बदल नहीं है। जो चेंज हुए वो पेरिफेरी पे हुए हैं। तो इसीलिए अगर हम उन तीनों को मानते हैं तो हनुमान को भी मानेंगे कि उनका रहना था। एक दूसरी बात, 3 बातें हैं एक्चुअली। दूसरी बात, इसके अंदर जो चिरंजीवियों का कॉन्सेप्ट आपने बताया, चिरंजीवियों का कॉन्सेप्ट ये केवल रामायण से संबंधित नहीं है। हाँ, ये तो सब रामायण और महाभारत को मिलाकर वो चिरंजीवी है। उसमें वेदव्यास भी है, अश्वत्थामा भी है ना, सब लोग अलग अलग, परशुराम हैं, जो भी है वो चिरंजीवी सारे के सारे अलग अलग समय पर आपने लिए गए। हाँ, तो उसको रामायण से आप अकेले से नहीं जोड़ सकते। ये मेरे ख्याल से शायद वैसा है कि जैसे हमने अगर शुरू के 3 युग माने, जी 3 युगों में अवतार आए और 3 ही युगों में आपको चिरंजीवी भी मिले। एक इसका एक वो भी था कि चिरंजीवी केवल ऐसे हैं जिनको अगले जन्म में अपने कर्मों के फल नहीं मिले, क्योंकि वो जो भी कर्म उन्होंने किए वो उनके साथ अगला जन्म हुआ ही नहीं उनका। तो वो उसी जन्म में रहे और उसी जन्म में उन्होंने जो भी फल पाया वो पाया या दिया, अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड उनका कोई नहीं हुआ। तो ये एक मान्यता है चिरंजीवियों के बारे में। भाई, अगर आप चिरंजीवी हैं और अगर आप नहीं मरे हैं, तो आप जब नहीं मरे हैं तो अगला जन्म होगा नहीं है, तो आपका वो कर्म फल आपका अगले जन्म में गया नहीं है, वो तो कैरी फॉरवर्ड हुआ ही। जी, जहां तक रहा ये बात, वाल्मीकि रामायण में एक जगह उद्धृत है कि जब पंपा सरोवर में पेड़ के नीचे प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बैठे हैं, क्योंकि शबरी ने उनको बोला कि आप पंपा सरोवर जाओगे तो वहां आपको सुग्रीव की मुलाकात होगी, और सुग्रीव से उनको मिलना था। इसकी भी बड़ी मैं एक आपको सीक्वेंस बताता हूँ कि क्यों गया, बट दैट विल डू लेटर। तो ये प्रश्न का मैं पहले उत्तर आपके दे दूं। तो वहां थे तो सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं कि तुम जाओ देख के आओ वो कौन है, कि इन्हें वाली ने तो नहीं भेजा। और एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं, वो श्लोक का शब्द प्रत्यक्ष शब्द मुझे नहीं ध्यान आ रहे, लेकिन वो कहते कि तुम अपने रूप में जाओ, मतलब ये जो तुम्हारा वानर का रूप है इसको तज के जो तुम्हारा असली रूप है उसमें जाओ। तो वो मनुष्य रूप में उनसे मिलने आते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये है कि वो वानर का रूप लिए बैठे थे, या वानर के वो ट्राइबल टोटन थे जो, तो अपने रूप में जाओ मतलब वो मनुष्य रूप में गए उनसे मिलने के लिए। ये भी हो सकता है क्योंकि वो खदेड़ के भगा दिए गए थे, तो उन्होंने एक किस्म से कैमोफ्लेज अपने आप को किया हो, इस तरह किया हो। लेकिन कैमोफ्लेज वाली बात इसलिए थोड़ी वो लगती है क्योंकि वाली भी तो इसी रूप में था ना, जिसने खदेड़ा वो भी इसी रूप में, अंगद उसका बेटा वो इसी रूप में। लेकिन उनकी स्त्रियों को आप देखेंगे तो वो वानर नहीं है, तारा वानर नहीं है ना, वानर नहीं है, ये सारी स्त्रियां हैं। तो इसलिए वो बात थोड़ी नेबुलस सी है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि हो सकता है वानरों को वानर बनाने में एक पोएटिक लाइसेंस लिया गया हो। देखिए, कोई भी आप माइथोलॉजिकल लेके चलते हैं, माइथोलॉजी जिसे हम कहते हैं, ये तो इतिहास है, महाभारत और रामायण, इनको अपने हिंदू शास्त्रों में भी इतिहास कहा गया, इतिहास जैसा हुआ था। इट इज नॉट सपोज टू बी माइथोलॉजी, लेकिन पुराण भी लेते हैं आप, जो माइथोलॉजी है और मानते हैं हम जिनको। तो इन सब में आपको शब्दों पर नहीं जाना है, उसके मूल पर जाना है कि ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब सेना चली, वानरों की सेना चली किष्किंधा से और रामेश्वरम जा रही थी, तो उसके जो 15-16 श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा है कि फला वानर आया, वो 1 लाख वानर लेके आया अपने साथ, फला जगह से आया वो 10 लाख वानर लेके आया। अगर आप ऐसे इनका सबका टोटल करते हैं तो करीब करीब 5 करोड़ निकलते हैं। अब बताइए, 5 करोड़ तो हो सकता है 3-4 हजार 5 हजार साल पहले इंसान भी नहीं रहे होंगे धरती पे, तो इतने वानर कहाँ रहे होंगे, कहाँ से इकट्ठे होकर एक जगह आए होंगे। अगर वो यहां से चल के गए होंगे तो कितना विध्वंस रास्ते में मचा होगा, उनको 5 करोड़ लोगों को खाना किसने दिया होगा। आप ये प्रैक्टिकल सवाल पूछने लगते हैं तो बड़ी इंपॉसिबल सी बात लगती है। सो इसमें हमने ये भी कैलकुलेट किया, एक वानर अगर इतने क्षेत्रफल में खड़ा होता है या चलता है, और 4-4 किलो में वो वानर किष्किंधा से जा रहे हैं श्रीलंका की तरफ, तो हमने कैलकुलेट किया कि 5 करोड़ वानरों के जाने में पहला वानर रामेश्वरम पहुंचेगा तो आखिरी वानर किष्किंधा से चल रहा होगा। वैसे युद्ध थोड़ी होता है ना। इसका मतलब क्या है कि ये एक पोएटिक एग्जैजरेशन है। वाल्मीकि जी सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि बहुत सारे वानर गए, अब उसको दिखाने के लिए उन्होंने 10 लाख एक सहस्र जो भी फिगर्स डाली वो डाल के उसमें किया। तो यही आप पूरे में लेके चलिए ना,
हनुमान जी एकदम बड़े हो जाते हैं, हनुमान जी एकदम छोटे हो जाते हैं। अब ये सारी चीजें आप एलिगोरिकली देखिए, डोंट लुक एट देम एज वर्ड्स, अंडरस्टैंड द बेस कॉन्सेप्ट दैट ही हैड द कैपेसिटी टू डू एनीथिंग ही वांटेड, राइट, यू नो, बाय बिकमिंग द मोस्ट हम्बल और बिकमिंग द मोस्ट पावरफुल। राइट। तो इसीलिए उनकी कहानी आप इस तरह से देखिए। अगर आप इसको इस तरह देखते हैं कि हमें अल्टीमेटली इसमें से टेक अवे क्या है, क्योंकि जितने भी पुराण हैं, जितनी भी कहानियां हमारे को सुनाई जाती है पौराणिक, ये सारी के सारे किसी न किसी गहरे सच को आसान करके समझाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। तो वेदों का तो समय था पहले, 4000 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया, उसके बाद वो वेद चलते रहे, लेकिन कर्म कांड जो था वो पंडितों ने या अपने ही लोगों ने सबने अपने पे ले लिया और ये कहने लगा कि भाई हम नहीं होंगे तो ये आप यज्ञ नहीं कर सकते, आप फला चीज नहीं कर सकते, आपको पुण्य नहीं होगा, हर एक चीज में आपको हमको बुलाना है। जब गौतम बुद्ध आए तो गौतम बुद्ध ने धर्म की उन्हीं सत्य बातों को छोटी छोटी कहानियों के रूप में सुनाना शुरू किया, जो जातक टेल्स थी, जिनमें से लोग उनकी तरफ आकृष्ट होने लगे, क्योंकि उनको पता चलने लगा कि भाई धर्म तो सिंपल चीजों में भी है, हमें समझ आता है ये। तो हिंदू धर्म की खासियत यह है कि हिंदू धर्म हमेशा अपने अंदर खुद को रीइन्वेंट करने की एक शक्ति रखता है। जब भी उसे कोई चैलेंज आता है तो वो खुद को रीइन्वेंट कर लेता है। इसीलिए हमारी सबसे जीवित पुरातन संस्कृति है। इजिप्शियन चली गई, रोमन चली गई, ग्रीक चली गई, हम अभी तक हैं, क्योंकि हम अपने आप को समय के हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं, रीइन्वेंट कर लेते हैं। तो उस समय हिंदू धर्म के जो भी प्रमुख थे, मुखिया थे, ओवर अ पीरियड ऑफ 500 or 1000 years दे रियलाइज कि हम तो अपने सारे जो फॉलोअर्स हैं वो बुद्धिज्म को दे देंगे इसके बाद। तो उन्होंने भी कहानियां डालनी शुरू कर दी। इसमें आप रामायण को और महाभारत को भी देखिए, इतिहास हुआ है, जैसा हुआ था वैसा लिखा गया, लेकिन उसको एग्जैजरेट किया गया, उसको कहानी का रूप दिया गया। कई बार सिंपल बातें बताने के लिए एक मतलब मुश्किल बात बताने के लिए एक सिंपल सी कहानी गढ़ी गई, और उस कहानी के आधार पे आपको मतलब कथा को आप आगे लेके गए। अब महाभारत में जो ऐसा हो सकता है कि युद्ध शुरू हो गया और उसके बाद आप गीता सुना रहे हैं और बाकी सब खड़े होकर देख रहे हैं। हाँ, इस पे तो बल्कि अभी चर्चा भी एक हो रही थी, काफ़ी हम लोग भी बैठे हुए थे कि इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आपने शंखनाद हो गया दोनों तरफ से और आपने बढ़ाया, कई दिनों तक आप सिर्फ आप जो है वो बीच में जाके रुक गए और वो लोग ऐसे ही खड़े हैं सारे के सारे, जब तक आपकी गीता पूरी नहीं होगी। आपने कहा भैया हमारा हो गया, अब तुम चालू करो, तब वो लड़ना शुरू करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दीज आर ऑल सिंबॉलिक थिंग्स। एक सिंबॉलिकली उन्होंने कुछ उनको बताया, ज्ञान वो मिला, बाद में हो सकता है शाम को जाके उन्होंने ज्ञान वो पूरा बांटा हो, या युद्ध के बाद वो किया हो, या पहले उनको समझाया हो, ब्रीफ में समझाया हो, बाद में इसको एलैबोरेट किया हो लोगों के लिए। ये चीजें तो चलती हैं, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथ इवॉल्व होते हैं। अब रामायण भी है, वाल्मीकि जी की रामायण आदि रामायण है, लेकिन लिंग्विस्ट ये कहते हैं कि इसमें से 60% ही वाल्मीकि जी की लिखी हुई है। वो भी वाल्मीकि एक इंसान न होते हुए, हो सकता है वाल्मीकि एक परंपरा है कि एक वाल्मीकि ने कुछ लिखा, फिर उनके आश्रम के दूसरे वाल्मीकि ने कुछ लिखा, फिर तीसरे ने लिखा, एक परंपरा में। लेकिन उस परंपरा से हटके भी 40% है वहां पे श्लोक। आपको शायद विदित होगा ही कि उत्तरकांड और बालकांड ये हर कोई कहता है कि बाद में जोड़े गए, क्योंकि इनका लैंग्वेज का स्टाइल ही अलग है बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं है, तो जो मेन किष्किंधा कांड है, अयोध्या कांड है, युद्ध कांड है, सुंदर कांड है, इनके अंदर भी बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो शायद जिनकी भाषा की शैली वाल्मीकि जी की भाषा की शैली से मेल नहीं खाते। तो समय के साथ साथ वो जुड़ते चले गए। खैर हुआ है, क्योंकि बुक्स को जब आप अभी भी अगर हम बुक्स को आगे बढ़ाते हैं तो आज भी हम कहते हैं भी हम एडिट करेंगे, बिल्कुल करते हैं ना। अब वो एडिट करने में बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती हैं, बहुत सारी चीजें काटी जाती हैं, तो वो उसमें भी हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। तो और क्योंकि ये 4000 साल तक होता आया है, 2500-3000 साल तक होता है, तो हर एक वेरिएशन के साथ एक बंदे ने दूसरे को बताया, उसने में अगर उसने एक लाइन बदल दी तो 3000 साल में कितनी लाइनें बदली गई होंगी। तो इसीलिए कई बार हमें एक ऐसा भी लगता है कि शायद विरोधाभास है कई कहानियों में, पर वो विरोधाभास होता नहीं है। वो अलग अलग समय पे डाली हुई कहानियों के कारण विरोधाभास निर्माण होता है। कुछ लोग अपनी सामाजिक व्यू को जस्टिफाई करने के लिए कुछ कहानी बाद में उसमें डाल देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रभु रामचंद्र जी वन नरों के साथ मिलकर जाते हैं, उनके साथ खाते हैं, बैठते हैं, उनको मित्र मानते हैं, गले लगाते हैं, शबरी के झूठे बेर खाते हैं जो कि एक भिल्ल कन्या थी। तो इसका मतलब उनको ये अहिल्या को ताड़ते हैं, मतलब उनको किसी प्रकार का वो नहीं था, ऐसा भेदभाव का कोई इच्छा उनकी नहीं थी। लेकिन शंभुक का वध कर देते हैं उत्तरकांड में, क्योंकि एक शंभुक एक छोटी जाति का, तथाकथित छोटी जाति का, जिसे हम आजकल नहीं मानते, ऐसा एक है जो वेद पठन कर रहा है। और वेद पठन उसके करने के कारण कहते हैं ब्राह्मणों के घर में बच्चे नहीं होते थे या मरे हुए पैदा होते थे। इसलिए जब इसका कारण ढूंढा गया तो पता चला कि एक शूद्र जो है वो वेद पठन कर रहा है, इसलिए ब्राह्मणों के घर में बच्चे नहीं हो रहे।
तो प्रभु रामचंद्र जी गए और उसको कहा तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने वेद पाठ किया और वेद सीखे, लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं, मैं तुम्हारा गला काट देता हूं। अब जो मनुष्य शबरी के झूठे बेर खाता है और वंदनों को लेके भाई बना के अपने भाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई ये कह के उसको लेके जाता है और उनके साथ युद्ध करता है, वो आदमी क्या ऐसा करेगा? इसका मतलब रामचंद्र जी को कितना डबल स्टैंडर्ड वाला इंसान बता रहे हैं। वो तो हमारे आराध्य है, परम पुरुषोत्तम है, तो वो क्या ऐसा घटिया काम करेंगे? लेकिन ये क्या हुआ कि जब ये बातें होने लगी कि रामायण में तो देखो प्रभु रामचंद्र जी ने शूद्रों को भी गले लगाया और वंदनों के साथ भी चले, बिल्लों के साथ चले, तो जो एक श्रेष्ठी थे उस समय के, उनको लगा अरे ऐसी तो हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, तो उन्होंने वो साथ में शंभुक वाला वध वाला डाल दिया बीच में, जो को हो नहीं सकता कभी, कॉन्ट्राडिक्टरी है कंप्लीटली बिटवीन देमसेल्व्स। तो ऐसे तो बहुत चेंजेस हुए हैं रामायण। अच्छा, इसी रास्ते पे जब आप ट्रेवल किए थे जी, तो लंका, श्रीलंका भी गए होंगे? बिल्कुल। कैसे? तो मैं एक अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी क्यों है ये भी मैं बताऊंगा आपको। जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि नेचुरली लंका का महल भी कुछ अवशेष तो शायद मिले होंगे, या कुछ गुफाएं वगैरह हैं जहाँ शायद रावण पूजा करता था, या क्या था मुझे नहीं पता, मैंने तो गूगल ही देखा, मैं कभी नहीं गया श्रीलंका, कि ये सारी चीज़ें अभी भी हैं जी, है ना? तो क्या आपने भी ये सब चीज़ें देखी या बताई गई? मतलब जी जी जी, नहीं, कुछ हमने देखी भी है, कुछ हमने देखी भी है कि रावण का जो पूरा साम्राज्य था वो शहर जैसे हम मानते हैं ऐसे शहर नहीं थे कि सड़क के किनारे बड़ा सा शहर बस गया। और नॉट अ प्लान्ड सिटी का? नो, दे वर नॉट सिटीज एक्चुअली। ओके, ही ऑपरेटेड थ्रू केव्स एंड केव सिस्टम्स। ओके, एक नेचुरल प्रोटेक्शन था वो। बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं थी और गुफाओं में से एक गुफा से दूसरी गुफा में सुरंगें जाती थी। तो श्रीलंका अंदर से सुरंगों से भरा पड़ा है पहाड़ों में। ओके, जगह जगह सुरंगें हैं, एक सुरंग दूसरी जगह निकलती है, दूसरी सुरंग दूसरी जगह निकलती है, और जहां सुरंग का मुंह खुलता है वहां पर उसके महल हुआ करते थे। तो ऐसा एला के पास में एक रावणास केव करके है, जिसके अंदर अभी भी आपको छत पर पेंटिंग्स, केव पेंटिंग्स नजर आती है, धूमिल सी है लेकिन नजर आती है, जो 2500, 3000, 4000 साल पहले की डेटिंग के हैं। वो कहा जाता है रावण का यहाँ पे महल था। उससे ज्यादा आप कहेंगे कि कहीं महल के अवशेष मिले हों, तो ये तो सोचना थोड़ा अतिशयोक्ति है कि 3500-4000 साल बाद पत्थर की या इसकी कोई चीज आपको बची होगी, ये थोड़ा असंभव सा लगता है। जगहें सारी वहाँ है, लेकिन इस पर एक और मेजर कंट्रोवर्सी है कि जिसे अब हम श्रीलंका मानते हैं वो शायद श्रीलंका है ही नहीं। ओके, किस लिए? कि आप पीछे जाएं तो जहाँ पर हनुमान जी, अंगद और जाम्बुवंत ये लोग दक्षिण की तरफ जाते हैं, सुग्रीव जो था वो एक बहुत अच्छा भूगोल तज्ञ था। ओके, इसीलिए सुग्रीव के पास वो गए थे, ढूंढते हुए गए थे उनको, कि उसे ज्योग्राफी की पूरी नॉलेज थी, तो उसने जगह जगह पर भेजे थे लोग। तो जब ये जाते हैं और उनको संपाति मिलते हैं, जटायु के बंधु, जो ये बताते हैं कि मैंने रावण को एक स्त्री को इस तरफ ले जाते देखा है और रावण श्रीलंका का राजा है, तो इनको श्रीलंका जाना है। तो बात ये होती है कि 100 योजन की छलांग कौन लगा सकता है? अंगद, बाकी तो बोलते हैं 10 योजन, 20 योजन, 40 योजन। अंगद कहते हैं मैं 100 योजन जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो हनुमान को याद दिलाया जाता है, हनुमान जी को भी ये श्राप था कि भाई जब तक उनकी शक्ति का याद नहीं दिलवाया जाएगा वो नहीं। तो जाम्बुवंत उनको याद दिलाते हैं कि आपकी शक्ति है परम और आप कर सकते हो। तो अपने साइज को बड़ा करते हो, छलांग लगा के जाते हो, लगा के आते हैं। अब वो लगाना ना आना वो तो आगे की कहानी है। 100 योजन कितना हुआ? 1 योजन है 8 मील, तो 100 योजन इज 800 miles. That is about 1200 kilometers. श्रीलंका is only 24 kilometers, 26 kilometers from India. तो ये श्रीलंका कैसे हुई? वहां सबूत ही नहीं है उसका। देखे, है ना? तो बहुत लोग मानते हैं कि असली श्रीलंका शायद इंडोनेशिया में कहीं रही होगी या मेडागास्कर रही होगी, ऐसे कहीं रही होगी। एक दूसरी मान्यता जो लंका में है लोगों को, कि इस समय की श्रीलंका पहले की श्रीलंका से 1/10 भी नहीं है, बाकी सारी पानी में डूब गई। पानी में डूब गई, शायद वो जैसे टूट के अलग हो जाती हैं चीजें। टूट के अलग हो सकती है, लेकिन वो लोग ये मानते हैं कि पानी का लेवल बढ़ता गया और पानी का लेवल बढ़ के अल्टीमेटली उसने लंका को डुबो दिया। तो जब युद्ध खत्म हुआ तो जो श्रीलंका की राजधानी को दोबारा रामचंद्र जी ने भगवानों के आर्किटेक्ट्स को बुला के उनके माध्यम से बनवाया था, वो केलनिया करके जगह पर है अभी, वो सारी की सारी पानी के अंडर है। और अगेन तलाई मनार आप जाते हैं, वहां पे एक शिव मंदिर है जो कहते रावण ने कॉन्सेक्रेट किया था जिसको। तो उस शिव मंदिर से 4 किलोमीटर आगे तक, जहां तक बेसिन इज स्लोपिंग डाउन ग्रेजुअली, वहां तक डाइवर्स गए हैं और वहां से उन्होंने अलग अलग अवशेष निकाल के लाए। और उसके आगे वो चूंकि यो स्लोप आउट हो जाता है, इसलिए वहां तक कोई अभी तक जा नहीं पाया। आगे कभी अगर कोई टेक्नोलॉजी हुई और लोग गए तो उनको वहां मिलेगा वहां पे। तो इट प्रूव्स कि कुछ हिस्से तो श्रीलंका के पानी के नीचे डूबे हैं, तो हो सकता है कि वो ऐसा हो।
ये अब इस समय कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने पुस्तक में क्लियरली इस लंका को लंका बनाकर ही ट्रेस किया, जो आज की मान्यता है, जो आज की मान्यता है जी। अच्छा, ये तो एक किताब हुई आपकी जी। सेकंड बुक कौन सी थी आपकी? देखिए, उसके बाद दूसरी और तीसरी किताबें, एक दूसरी किताब एक एंथोलॉजी थी वेस्टलैंड बुक्स के द्वारा। पहली किताब तो मेरी, जैसे मैंने आपको बताया रहा, दूसरी किताब वेस्टलैंड ने छापी थी एंड आई वाज वन ऑफ द ऑथर्स इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट। आई वेंट बाय इनविटेशन और दैट वाज अ बुक कॉल्ड वेयर द गॉड्स ड्वेल, 13 टेम्पल्स एंड देयर हिस्ट्रीज। तो अलग अलग ऑथर्स ने अपने अपने स्टेट के टेम्पल्स को लिया था। तो मैंने पंढरपुर के भगवान विट्ठल के मंदिर को लेकर उसके बारे में लिखा था पूरा, उनकी क्या माइथोलॉजी है, उनकी क्या कहानी है उसके पीछे, उसका आर्किटेक्चर क्या है, पूजा अर्चा क्या है, उससे कौन लोग जुड़े हुए हैं, तो पूरी परंपरा के बारे में लिखा था। तो उसमें सबसे बड़ा टेक अवे मैं कहता हूँ, अगर ऑडियंस पूछे तो मैं बताऊं, उसमें ये है कि विट्ठल कृष्ण का रूप है। विट्ठल और विठोबा रुक्माई, रुक्माई इज रुक्मिणी, कृष्ण, विट्ठल इज कृष्ण। तो वो एक में मंदिर है जो मुझे मालूम है, क्योंकि भक्ति ट्रेडिशन है उस इलाके में, बहुत भक्ति मूवमेंट है। तो भक्ति मूवमेंट में आप भगवान को कभी हे भगवान जी आप ऐसे नहीं बोलते, वहां जाके बोले, जो आदमी जाएगा बोलेगा ए तुझे बोला था ना काम तूने किया क्यों नहीं, इस तरह बोलेंगे भगवान के साथ। मतलब एक आत्मीयता है। तो वहां विट्ठल भगवान को नाम से नहीं बुलाया जाता, पेट नेम से बुलाया जाता है, विठोबा। अच्छा, एक वारी एक कॉन्सेप्ट है। वारी मतलब पूना से लोग चलते हैं और ज्ञानेश्वर महाराज और तुकाराम महाराज इनके खड़ाव लेके विट्ठल के दर्शन कराने के लिए पालकी में डाल के लेके जाते हैं। वो साल में 2 बार जाते हैं और जब वो जाते हैं तो कोई 12 दिन में वो एकादशी के दिन पहुंचते हैं वहां पे। और लास्ट ईयर जो वारी गई थी उसमें 15 लाख लोग चले थे। इट्स द बिगेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इन अ रेगुलर ऑर्गेनाइज वे। और ये परंपरा बिना खंडित हुए 800 साल से चल रही है। मेरे नाना जी इसमें जाते थे, इसमें जाते थे, रेगुलरली जाते थे। और वो जब जाते थे तो मंदिर में दर्शन नहीं करते थे। वो जब मंदिर दिख गया तो उसका जब शिखर दिखा, शिखर को नमस्कार करके कहते थे भैया मैं आके गया, नोट कर लेना, और चले जाते थे वापस। तो एक बार उनसे जब पूछा कि मतलब आप दर्शन करने गए नहीं, तो दर्शन क्यों करना है, मैंने बता तो दिया उसको मैं आके गया करके। मतलब इतना सहज भगवान के साथ एक रिलेशन वहां पे है। तो वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है, उस पर मैं शायद एक पूरी किताब भी करूं। तो उसके बारे में मैंने लिखा। दैट वाज माय सेकंड बुक। एंड द थर्ड बुक वाज इन अ टोटली डिफरेंट जॉनर ऑलटुगेदर। मेरी एक और हॉबी है जो मैं कुछ दिन से प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूँ, लेकिन हॉबी है, विच इज दैट मैजिक ट्रिक्स, परफॉर्मिंग मैजिक ट्रिक्स। अच्छा। तो मैंने एक छोटे बच्चों के लिए किताब लिखी, मैजिक ट्रिक्स फॉर किड्स। वो भी वेस्टलैंड ने प्रकाशित की। उसमें मैंने किया, सरिता ने उसमें इलिस्ट्रेशंस किए, शी इज एन आर्टिस्ट माय वाइफ, उसने इलिस्ट्रेट किया उसको, हमने वो किताब निकाली और उसमें एक गिफ्ट बॉक्स सा बनाया वेस्टलैंड ने, जिसके अंदर 3-4 मैजिक ट्रिक्स सिंपल बनाकर डाल दी और हमारी किताब साथ में दी। तो दैट वाज माय थर्ड बुक विद वेस्टलैंड। तो छोटे बच्चों के लिए वो थी। माय फोर्थ बुक वाज अगेन माय मेजर बुक। जो पहली किताब थी मैंने आपको बताया, उसका एक वेब सीरीज बना 6 पार्ट्स में। अब माय नेक्स्ट मेजर बुक वाज रिलीज्ड इन अगस्त 24। पिछले साल जी। दैट बुक इज कॉल्ड अपराइजिंग। इट्स अ टोटली डिफरेंट जॉनरा फ्रॉम mythology or travel. It is hardcore history because I only write non-fiction. I don't write fiction at all. तो उसमें it is a story about the struggle against the Portuguese. Okay. Because when we became free in 47, उसमें भारत में अंग्रेज चले गए। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर विलीन नहीं हुए। वो भी 48 तक सारे विलीन हो गए, पुलिस एक्शन से, कबालियों के आने से या पाकिस्तान आर्मी के आने से और जूनागढ़ में नवाब भाग जाने से वो सब मर्ज हो गए। फ्रेंच थे, चंद्रनगर में थे, पौंडीचेरी में थे, वो नेगोशिएशन से चले गए। लेकिन पुर्तगाली अपनी जगह से नहीं हिले। पुर्तगालियों को ये कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने अपने संसद में एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने कहा दैट पोर्चुगल इज अ मल्टी कॉन्टिनेंट मल्टी लोकेशन कंट्री। यानी उन्होंने ये कहा कि ये हमारी कॉलोनीज नहीं है, ये पुर्तगाल ही है। दे आर पोर्चुगल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पोर्चुगल एंड पोर्चुगल वाज पार्ट ऑफ नेटो। तो अगर भारतीय सेना उसमें जाती तो पूरा नेटो रिटेलिएट कर सकता था कि भाई आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री यू हैव इन्वेडेड। तो इसीलिए नेहरू जी ने संसद में एक बयान दिया कि एग्जैक्ट शब्द नहीं है, बट टू द मीनिंग दैट द responsibility of obtaining freedom from the Portuguese rests entirely on the people living under their occupation and neither the Indian government nor the Indian people will have anything to do with it. ये उन्होंने बयान दिया। यानी आप एक तरह से ये कह दिया कि भाई तुम हमारे जिम्मेवारी नहीं हो, तुम हिंदुस्तानी भी नहीं हो, तुम पुर्तगाली हो, उनको तुम भगाओ, आजाद हो ना हो तो मिल जाना, नहीं तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो। अब ये स्टेटस चला 47 से लेकर 54 तक।
कि 54 तक ये नहीं आजाद थे, 54 तक ये पुर्तगाली ऑक्यूपेशन में थे। तो ये जब स्टेटमेंट समाव 54 के शुरू में लोगों ने किया, तो कुछ बच्चे थे पूना में, 10-12 लोग थे जो सावरकर जी के अनुयायी थे, अखंड भारत का सपना देखते थे। तो उन्होंने बैठ के ये सोचा कि अखंड भारत की बात तो तब होगी जो भारत का वो हिस्सा जो अब हमारे पास है वो पूरा विदेशियों से आजाद हो, और सरकार तो कुछ करेगी नहीं, तो इसको हम करेंगे। तो 10-12 लड़कों ने जो बिल्कुल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में थे, कोई संसाधन नहीं थे, तो उन्होंने कैसे दादरा नगर हवेली के 72 गांवों में से और 375 पुर्तगाली सेनानियों को मारकर भगाया और उस इलाके को आजाद किया, ये उसकी कहानी है। इट्स सच एन इम्पॉसिबल थिंग। आप 12 लड़के एक अखाड़े में मिलते हैं और शाम को डिसाइड करते हैं अपने को पुर्तगालियों को भगाना है। अब पैसा तो था नहीं, तो क्या करें, सबसे मांग के देख लिया, वो कोई मदद करने को तैयार नहीं हुआ। इवन जो समाज सेवी संगठन पुर्तगालियों को भगाने के लिए बनाए गए थे, उन्होंने कहा शांति प्रिय तरीके से जाते हो तो ठीक है, वरना हम मदद नहीं करने वाले आपको। तो उनको सशस्त्र क्रांति लानी थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि पुर्तगाली जो है वो बहुत बहुत ज्यादा बर्बरता से राज करते थे। मतलब they were very cruel as oppressors. अच्छा, they are more cruel than the British. Much more. Before them the British seemed like saints. Okay. They were so bad. तो इन्होंने कहा ये ऐसे समझाने से जाएंगे नहीं, सत्याग्रह करने से जाएंगे नहीं, इनको बंदूक पिस्तौल उठा के ले जाना पड़ेगा। अब अगर बंदूक पिस्तौल से ले जाना है तो लाएं कहां से, पैसा कहां से आएगा? तो जब सब सोर्सेस फेल हो गए तो इन्होंने लता जी को अप्रोच किया, क्योंकि एक थे सुधीर फड़के जी, इनमें सुधीर फड़के जी म्यूजिक डायरेक्टर थे, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू किया था काम उन्होंने। तो तब उन्होंने ये बोला कि कुछ नहीं हो तो एक बार लता दीदी से पूछ के देख लेते हैं। तो जब ये लता जी के पास गए, इन्होंने पूरी बात सुनाई, तो लता जी बिल्कुल शांत बैठी रही। इनको लगा यहां भी कुछ बनने वाला नहीं है। ये जब उठ के खड़े हुए तो देखा वो रो रही थी, क्योंकि इनका एक इमोशनल कनेक्ट हो गया था इस बात से। क्योंकि उनका जो गांव है वहां जो मंगेश यानी शिव का मंदिर है, जिस गांव से ये लोग मंगेशकर सरनेम अपना लेते हैं, उन पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था और लोगों के आने जाने पर वो लोग अवरोध लगा रहे थे। तो इसके कारण उनका एक मेंटल कनेक्ट था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपकी मदद करूंगी और आपकी मदद करना मेरे लिए मेरे मंगेश की सेवा जैसा ही होगा। और उन्होंने एक कॉन्सर्ट किया मोहम्मद रफ़ी जी के साथ। सी रामचंद्र जी म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो अपना ऑर्केस्ट्रा लेके आए, सबने फ्री परफॉर्म किया और उसका जो पैसा आया उस पैसे से इन्होंने हैदराबाद से जाके 5 राइफल और 3 पिस्टल खरीदे। अब बताइए, लड़के हैं ये 12। अब इनको और भी मदद मिली कि आजाद गोमांतक दल एक था, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में फर्क हुए थे ना, ओवर व्हाट मेथड टू यूज, वायलेंस और नॉन वायलेंस, उस तरह वहां गोवा कांग्रेस में भी 2 गुट बन गए। एक गुट कहता था कि गांधीयन मेथड्स यूज करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, जितने भी दिन लग जाए इससे करेंगे, और एक गुट कहता था कि ये इतने बर्बर हैं कि पिस्तौल बंदूक उठाए बगैर ये मानेंगे नहीं। तो उन लोगों ने वहां पे बैंक लूटी, एक गार्ड को मारा, उन्होंने एक ट्रेजरी लूटी इन ऑर्डर टू रेज फंड्स, लेकिन उनके खिलाफ वहां वारंट निकल आए, तो वो लोग भाग के इंडिया आ गए और बेलगांव में बस गए। तो वो ग्रुप भी सारा इनके साथ ज्वाइन हो गया। अब ज्वाइन हो गया तो भी ये थे 22-23, पिस्तौलें बंदूकें 5 या 8, 5 राइफल्स और 3 पिस्टल्स। अब इतने में करें तो क्या करें? तो इन्होंने ये सोचा कि हम गनीमी कावा यानी गुरिल्ला वारफेयर से इस लड़ाई को लड़ेंगे। सो दे एक्चुअली दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी, बट दे वेंट डिस्गाइज्ड एज अगरबत्ती सेलर, बैंगल सेलर, भिखारी, फोटोग्राफर, ऐसा करके वो घूमे पूरी टेरिटरी में, दादरा नगर हवेली में, उसके फोटो लिए, उसके नक्शे बनाए कि कौन सा रास्ता है, कौन सा पुलिस चौकी में कितने पुलिस वाले हैं, कितने आर्मामेंट्स हैं, कहाँ से अगर हम टेलीफोन लाइन काट देंगे तो सिलवासा का जो है कनेक्शन टूट जाएगा उन पुलिस चौकियों से, कौन से पुल उड़ाने हैं, ये सब उन्होंने पूरा एक मैप बनाया। मेरी किताब में वो मैप्स भी हैं, हाथ से बने हुए, ओरिजिनल मैप्स आर देयर विद मी, मैंने वो उसमें छापे हैं वो सारे के सारे। तो ये मैप्स बनाए। फिर उन्होंने, सुधीर फड़के जी ने और उनकी पत्नी ने वहां पर एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट किया। वहां पे दादरा नगर हवेली के सारे प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया और उन लोगों को ये प्लान बताई कि हम पुर्तगालियों को भगाने के लिए हमला कर रहे हैं। कुछ लोग उनमें से इनको कोऑपरेट करने को मान गए, तो एक उनका लोकल नेटवर्क भी हो गया। फिर इन्होंने हमला किया और हमला करने में पहले एक नरोली थाना लिया जहां 12 पुलिस वाले थे, तो ये तो 22-23 थे। इन्होंने हमला किया, उनको बंद किया, उनको इंडिया में भेज के अरेस्ट करवा दिया, उनकी पिस्तौलें छीन ली। आगे पिपरिया थाना लिया, एक एक थाना वो लेते चले गए। लेते लेते वो पहुंचे फाइनली सिलवासा में। अब हर थाने को लेते थे तो कम्युनिकेशन काट देते थे। तो जो सिलवासा में पुलिस इंचार्ज था, जो एडमिनिस्ट्रेटर था वहां के, उसका नाम था कैप्टन फिदाल्दो। तो कैप्टन फिदाल्दो घबरा गया कि कुछ बहुत बड़ी फौज आ रही है, शायद इंडियन फौज ना आ रही हो। तो उसने अपने सारे तरफ से पुलिस वालों को हटा के सिलवासा बुला लिया। तो सिलवासा के जो पुलिस हेडक्वार्टर थे उसमें 275 सैनिक थे, एंड दे हैड
राइफल्स, 10 गन्स, ब्रेन गन्स, 3 सब मशीन गन्स, और उसने वहां पे सैंड बैगिंग करा दी पूरी, 16 फुट ऊंची सैंड की दीवार बना दी चारों तरफ, और उसमें इतने इतने छेद रखे जिसमें से इनकी राइफलें बाहर निकली थी। तो जब ये लोग वहां पहुंचे तो दे रियलाइज कि हम 22-23 अगर जाएंगे तो सब मशीन गन तो हमको 15 सेकंड में मार देगी, अब क्या किया जाए। तब ये पूना वापस गए, पूना वापस करके हॉस्टल्स में गए, अखाड़ों में गए, आरएसएस की शाखाओं में गए, कॉलेजेस में गए, हर जगह जाके अपने लोगों को ये बोला कि भैया आज के आज चलना है, देश का काम है, जान भी जा सकती है, किसी को कुछ बताना नहीं है, चल रहे हो क्या। उसी शाम को 100 बच्चे तैयार हो गए और उन 100 के 100 बच्चों को ओवरनाइट इधर लेके आए, और इधर लाके अब ले तो आए, अब उनका करेंगे क्या। उन्होंने कोई पिस्तौल नहीं चलाई, किसी ने कोई डंडा लेके आया है, कोई कुल्हाड़ी लेके आया है, कोई तलवार लेके आ गया, उससे आप सबमशीन गन से तो नहीं लड़ सकते। तो अब क्या करेंगे इसका। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको 25-25, 26-26 के गुटों में बांट दिया और अपना एक एक वॉलंटियर इनके साथ दे दिया, और उस पुलिस चौकी के सराउंडिंग जो जंगल थे उसमें 4 जगह पे चारों तरफ से खड़ा कर दिया, और इनको दे दिए कनस्तर और दिवाली के पटाखे, और इनको बोला पूरी रात आपने केवल कनस्तर में पटाखे फोड़ने और नारे देने। तो अब वो कैप्टन फिजाल्दो ने देखा कि भाई ये चारों तरफ से मैं सराउंडेड हूं और हवा में फायरिंग चल रही है, और इतनी एम्यूनिशन है कि पूरी रात हवा में फायरिंग कर रहे हैं लेकिन एम्यूनिशन खत्म नहीं हो रही। तो डर गया, जब वो डर गया तो उसने अपने 175 चुनिंदा लोग लिए, और उसके पीछे एक दमन गंगा थी, उसके पीछे जाके खड़ा हो गया कि मैं देखता हूं पहले, फिर बाद में करूंगा। अब जब ये हुआ तो वहां रह गए 75, और चूंकि वो बहुत डरे हुए, एक तो अपना कैप्टन भी भाग गया और दूसरा के सामने से इतनी बड़ी फौज आ रही है, तो बेचारे डरे पोजीशन में सामने की तरफ मुंह करके बैठे थे। तो इनमें जो 12 लोग थे जिनको हथियार चलाना आता था, वो पीछे से ऊपर चढ़े, क्योंकि नक्शा तो इनके पास था ही पहले पूरे एरिया का और बिल्डिंग का भी। पीछे से चढ़े, छत पर गए, छत पर से उन्होंने नीचे छलांग लगाई फर्स्ट फ्लोर पे, और पीछे से गए उन लोगों को पकड़ने, और पीछे से उन पे फायर किया। वो लोग इतने डरे हुए थे कि उनमें से 2 ही आदमी मरे, एक का हाथ काट दिया गया और वो सरेंडर कर गए सारे के सारे। 75 लोग सरेंडर कर गए 12 लोगों के सामने। और वो भी ऐसा हुआ कि इन्होंने जाके तुरंत पीछे का दरवाजा खोल दिया चौकी का, और वो जो 100 बैठे थे चारों तरफ, वो सारे नारे लगाते हुए अंदर भाग के आ गए। तो सुनने वालों ने तो ये सुना कि 13 ये है और 100 और बंदूकें लेके आ रहे हैं, उनको क्या पता वो हथियार ही नहीं है उनके पास, तो सरेंडर कर गए। तो उनको अरेस्ट किया गया, सिलवासा भी केम फ्री। अब कैप्टन ने उस तरफ से देखा कि ये तो कुछ फौज नहीं है, तो 12-13 लड़के से हैं, कोई कुछ उठाए हुए, कोई कुछ लिए हुए, तो इनसे क्या डरना, कल सुबह जाएंगे इनको खत्म कर देंगे। तो अब ये लोग खड़े हो गए नदी के एक तरफ, और वो अपने 175 लोग लेके नदी के उस तरफ। ये फेस ऑफ हो गया इनका। इन्होंने सोचा कि भाई हम उसको क्रॉस तो नहीं करने देंगे, उसने क्रॉस कर दिया तो आजादी गई, तो जान जब तक है तब तक नहीं जाने देंगे, मर गए तो फिर आगे की आगे देखी जाएगी। इन्होंने 12, 13, 14 या जो भी 22-23 लोग थे, इन्होंने इस तरह पोजीशंस ले ली, मारे जाते नेक्स्ट डे। लेकिन उस रात को नदी में फ्लड आ गया, और बहुत बारिश हुई 3 रात तक। 3 रात तक बारिश में दोनों साइडें खड़ी रही। ये बंदे तो डटे रहे लेकिन वो घबरा गए, तो उन्होंने कहा यहाँ विड्रॉ करते हैं, क्योंकि उनके सैनिक बोलने लगे हम नहीं लड़ेंगे ऐसी हालत में। तो उनको विड्रॉ करके वो 10 किलोमीटर दूर एक खानवेल करके जगह पे ले गया। वहां पे उसने मोर्चा लिया, और वो इसलिए लिया कि वो खानवेल की पुलिस चौकी एक तो थी एक डिस्टिलरी के पास में, तो वहां से उनको दारू, खाना पीना सब फ्री में मिलने वाला था, और वो एक पहाड़ पे थी, तो पहाड़ पर से वो नीचे गोली चलाते, ये ऊपर चलाते। अब इन लोगों की बहादुरी देखिए, इन 22-23 बच्चों ने या इन 22 से इन बंदों ने, जो 18 से 28 साल के बीच के थे, जब फ्लड वेंट डाउन, इन्होंने चेज किया उन 175 को, और उस 100 चौकी को भी सराउंड करके उस पर फायरिंग शुरू कर दी 250 लोगों पे। लेकिन इनकी गोलियां उनको लग नहीं रही थी क्योंकि वो ऊपर थे। तो दे ऑल्सो रियलाइज्ड कि ये बहुत दिन तक नहीं चल सकता, क्योंकि अपनी एम्यूनिशन खत्म हो जाएगी, और हम है तो 22-23 राइफल्स लेके, जिस दिन एम्यूनिशन खत्म हो गया ये आराम से चलता हुआ बाहर आएगा और हमको सबको मार देगा। सो आफ्टर 2 days लाइक दिस दे वेंट इनटू द जंगल्स, और जंगलों में जाके इन्होंने ट्राइबल लोगों को बुलाया। उनकी एक क्वीन थी जेत्रुबेन, उसके पास गए और उसको बोला कि देखो ये आखिरी मौका है, आज इनको मार दिया तो तुम आजाद, और नहीं मारा तो जिंदगी भर गुलाम। तो वो जेत्रुबेन और इनके एक नाना साहब काजरेकर थे, वो सारे के सारे घोड़े पे बैठ के गांव-गांव गए और गांव-गांव से ट्राइबल्स को निकाल के लाए। तो 100, 150, 200 ट्राइबल्स निकल के आए। नंबर इंक्रीज, और किसी के पास धनुष बाण, किसी के पास पैलेट गन, किसी के पास लाइसेंस राइफल, तो इनका एकदम पावर बढ़ गई। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोकल नॉलेज, उनको पता है कौन से पेड़ पर से गोली चलाऊंगा तो चौकी में जाएगी, कौन से चर्च पे खड़े होकर चलाऊंगा तो चौकी में जाएगी। तो ये सब लोग उन्होंने वेंटेज पोजीशंस ले ली। अब ये ऊपर और पुर्तगाली नीचे, तो इन्होंने इतना फायर किया कि दूसरे दिन पुर्तगालियों ने सरेंडर कर दिया, एंड दे वर थ्रोन आउट ऑफ द एरिया एंड दिस एरिया बिकेम फ्री। दिस इज इन 1954। दिस सच अ फैसिनेटिंग स्टोरी। और ये ऐसी कहानी है जो जिस चीज को मैंने सुना है, ये इतिहासकारों को भी ये कहानी पता नहीं थी।
But it's almost like a fiction movie. It's being made into a movie. It is being made into a movie. It is a movie. The process is going Processes. I have already signed the contract for it. Okay. And the process of writing a script is going on. लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं ये कहानी सुनाऊंगा तो ये इतनी असंभव लगती है कि लोगों को लगेगा इट्स अ पीस ऑफ फिक्शन, इसीलिए मैंने पूरी किताब थॉरोली रिसर्च की है. माय बुक्स आर ऑल वेल रिसर्च, तो बहुत रिसर्च करी और 275 उसमें साइटेशंस दिए हैं कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली. तो वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में थी पर किसी ने उसको इकट्ठा नहीं किया था. तो मैंने इकट्ठा करके पहली बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस युद्ध को या इस आज़ादी के इस महान घटना को मैं पब्लिक डोमेन में ला सका. जी, that was my book Uprising in August. With the red cover. अच्छा, and your latest book is Akashvani. Akashvani, that's right. That's right. That's an interesting title. और आप शायद आकाशवाणी में काम भी कर चुके. मेरे फादर आकाशवाणी में काम करते थे. He is a journalist. He was a journalist. और वो पूरी जिंदगी उन्होंने अपना करियर आकाशवाणी में बनाया है. हाँ. और मैं भी पहली बार आकाशवाणी में माइक के पीछे गया था at the age of 8 in a children's program. और वर्चुअली 13-14 साल की उम्र तक, जब तक मेरी आवाज फट नहीं गई, बच्चों वाली आवाज थी, तब तक आई वॉज रेगुलरली ऑन रेडियो एवरी संडे. कई बार मैं 2 या 3 कार्यक्रमों में भी होता था. मतलब एक देखिए कि मेरे को 9 साल 10 साल की उम्र में स्टारडम मिला था कि मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 प्रोड्यूसर्स बाहर खड़े हैं जो मेरे फादर के उम्र के कलीग्स हैं, दे आर वेटिंग कि नीलेश निकलेगा तो इसको लेके जाएंगे. आई टेस्टेड दैट एट दैट एज ऑफ 8 or 9. So I was often recording 2 programs and 3 programs on one day and making a grand sum of 5 rupees per program. जिसमें 5 रुपए की इंपॉर्टेंस नहीं थी. इंपॉर्टेंस इस बात की थी कि 5 रुपए का चेक मिलता था और मैं उसे जाके अपने अकाउंट में जमा कराता था. अगले दिन पासबुक अपडेट कराता था, तीसरे दिन पैसे निकालता था. एक ही काम के लिए 3 बार जाता था. मुझे लगता था देखो मैं बैंक अकाउंट होल्डर हूँ आज की तारीख में. तो एनीवे, व्हाटएवर आई एम टुडे, द वे आई एम स्पीकिंग नाउ, और द क्रिकेट कमेंट्री और थिएटर और वॉइस ओवर्स आई डू, all this is from the training I got on radio. Okay. So I owe a debt of gratitude, which is like immense debt of gratitude to radio. So in this book, I have tried to repay a part of that gratitude. Okay. The common thing between all these 3 books, Footsteps of Ram, Uprising, Akashvani, is that none of them have been written about before. Right. Even Akashvani, there is no book existing which covered अलग-अलग विधाएं जितनी हैं उनको सबको कवर करती हूँ. यानी म्यूजिक, न्यूज, क्रिकेट कमेंट्री, ये जितनी भी विधाएं हैं, टॉक्स, थिएटर, पोइट्री, ये सारी विधाएं किसी एक किताब ने कलेक्ट नहीं की. किसी ने न्यूज़ पे लिखी है, किसी ने क्लासिकल म्यूजिक पे लिखी है, पूरी एक नहीं है. तो मेरी पहली किताब है जो सारी विधाओं को कवर करती है. एंड इट इज माय स्टाइल ऑफ राइटिंग. यू रेड वन ऑफ माय वर्क्स. इट इज very anecdotal and storytelling like. Right. So though it's hardcore non-fiction, backed by citations and information, but I try to keep it as readable as possible. Okay. So in this particular book, there are over 100 people who were interviewed. Prominent musicians, newscasters, people who make features, people who make, who have done plays on radio. इन सब का interviews करके इनके personal जो recollections थे, reflections थे, उनके आधार पे मैंने ये किताब बनाई है. And the biggest thing is that Akashvani itself has accepted this book as a piece of history of Akashvani. Wow. अभी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है 23 जुलाई को, नेक्स्ट वीक में. तो 23 जुलाई को मेरी इस किताब पर पूरी एक लाइव परिचर्चा रखी गई वहां पे. अच्छा. After we will be recording each chapter as an episode, and there will be an audio series of 6 parts which will be aired regularly on All India Radio. So I must consider myself blessed that I've been able to get exposure to such things by what is it. अच्छा, your experience as a cricket commentator. हाँ. That's something very different from what we have been talking about. Yes. I owe that to a friend called Raman Bhanot. Okay. Raman Bhanot is a commentator par excellence, in the sense that he is a person कि उसको आप ब्रिज की कमेंट्री करने को कहोगे ना, ब्रिज खेल रहे हैं लोग, उसकी भी कमेंट्री वो कर देगा. वो चेस की कमेंट्री कर देगा, टेबल टेनिस की कर देगा, हर गेम की कर देगा. ही इज गुड and he's like, he's covered Olympics, he has covered all kinds of things. So he's a very good sportscaster. तो रमन भनोट का एक स्टूडियो था जिसके अंदर उसको हॉटस्टार ने वो दिया था, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि तुम मल्टीपल लैंग्वेजेस में हमें कमेंट्री दोगे. तो उसके लिए उसको तमिल, तेलुगु सब लैंग्वेजेस के लोग मिल गए, मराठी के नहीं मिल रहे थे. तो मुंबई से मंगवाता था, उनको बुलाता था. तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि कमेंट्री वाले दिन एक मुंबई से आदमी आया और एक नहीं आया. Okay. अब एक आदमी अकेला पूरे दिन टेस्ट मैच की कमेंट्री कैसे करेगा? कहीं तो उठ के जाएगा, वो एटलीस्ट वॉशरूम जाएगा, खाना खाएगा, 2 मिनट सांस लेगा, कुछ तो करेगा. सो रमन गॉट माई नंबर फ्रॉम समबडी एंड कॉल्ड मी टू से कि नीलेश जी, आपका नाम फला फला दोस्त ने दिया है, तो क्या आप मराठी में क्रिकेट कमेंट्री करोगे? मैंने बोला भैया मुझे क्रिकेट का शौक भी नहीं है,
मुझे क्रिकेट आती भी नहीं और मुझे कोई सीखने की इच्छा भी नहीं है तो मतलब आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद क्रिकेट, तो तू मेरा क्या करेगा? ही सेड कि लुक आई नीड अ पर्सन फॉर फिलिंग इन व्हेन द मेन कमेंटेटर वांट्स टू टेक टाइम ऑफ. So he says between any two, because he can't keep speaking for 8 hours continuously. पागल हो जाएगा वो, मर जाएगा सोच के क्या क्या कैसे थक जाएगा. तो he said कि you what you do is we'll give you the scorecard and we'll give you details of the players, we'll give you write-ups about the stadium. तो बीच में जो एक छोटे-छोटे निकनैक्स होते हैं ना, वो तुम बोलो, जिसका मैच से कोई ताल्लुक नहीं है. तुम पढ़ रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम्हें माइक आती है, हैंडल करना आता है, तुम नेचुरल वे में बोल सकते हो जैसे तुम स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हो, और तुम इसको करो. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. तो मैंने वो 1 मैच किया, 2 मैच किया, 3 मैच किया, 4 मैच किया. फिर अपने को रियलाइज हुआ कि बॉस हीरो तो ये है, अपन तो मतलब वो साइड वाले. हाँ, मतलब हीरोइन का एक्स लवर है जो बाद में पियानो बजा रहा है शादी में. बोला अपने को पियानो नहीं बजाना है, अपने को या तो हीरो बनना है या अपने को करना ही नहीं है बिल्कुल. तो मैं स्टार्टेड लर्निंग क्रिकेट. Okay. I got books on cricket. I downloaded things from the web, and within 1.5 months, I was doing full-fledged cricket commentary. Okay. So I started doing there, and then I went on to do almost 200 matches with him. Okay. And they were all international matches. No, I did not do a single match जिसका आप जरूर. West Indies, England, Sri Lanka, all of them. India and West Indies, West Indies and India, India and Australia, Australia and India. सारे tours किए मैंने, सारे tours किए. So I was forced to give that up because I have a heart condition and I was due for a bypass. And these matches, as you would know, when we play abroad, they are done at all kinds of hours. तो कई बार ऐसा होता था कि मैं मतलब स्टूडियो पहुंचा हूँ 8 बजे, मैं 2 बजे तक कमेंट्री कर रहा हूँ, और 2 बजे या तो मैं कार चला के आ रहा हूँ गुड़गांव से, या रात को फिर उबर बुला रहा हूँ, या कोई मुझे कहीं ड्रॉप कर रहा है, मैं वहाँ से मेट्रो में आ रहा हूँ. इट बिकेम वेरी टीडियस. सो आई गेव दैट अप. तो मैंने वो 200 मैचेस, 200 सवा 200 मैचेस के बाद कमेंट्री. It was a world apart. It was a world apart. It was a world apart. See, these matches now are all covered from the studio only. Right. Nobody goes live. Live only Gavaskar and that level of commentators go, or Harsha Bhogle. These people go live. Everything else is done from television. So you are watching a match on a huge screen, and you have got these things on, and you have got a mic in front of you, and you are trying to recreate that in an audio format what you are seeing there. तो उसमें स्कोर कार्ड भी आपको आ रहा है, उसी में से पढ़ना है. कुछ आपने रिसर्च करके पहले निकाल रखा है, वो आपने बीच में डालना है. तो such things are there. तो we were all doing it from a studio. तो हर एक का अलग अलग स्टूडियो होता था, मतलब तमिल का अलग, तेलुगु का अलग है. तो बीच में जो रिलीव हुआ वो बीच में आ गया, फिर गपशप चल रही है आपको रात को 1 बजे खाना खाने इकट्ठे. It was a very good, it was a very fun time. It was a very fun time I had. And we really enjoyed doing that. और इसमें इतना वो था, गड़बड़ था कि शुरू में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था ना यार. इवन फील्डिंग पोजीशंस, ऑफ साइड, लेग साइड, कुछ नहीं पता था. तो उन्होंने एक इतना बड़ा एक वो फील्ड पोजीशंस का बनाया था, और वो जहां मेरा स्क्रीन है उसके पीछे चिपका दिया था. वो इसमें से देख के तूने बोलना है, लेग ग्लांस क्या है, ये पूरा मेरा स्टडी किया पूरा इसको. तो पूरा आई केम टू नो व्हाट इट वाज अबाउट. फिर भी कंफ्यूजन हो जाता था. तो उन दिनों आई थिंक हार्दिक पांड्या वाज प्लेइंग, एंड देयर वाज हार्दिक पटेल हु वाज इन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ political reasons in नवनिर्माण सेवा, वो क्या जो भी था, वो गुजरात में ही वाज वेरी प्रोमिनेंट. तो मैं बार उसको हार्दिक पटेल बोलूं. जब भी मैं हार्दिक पटेल बोलूं तो पीछे से कोई पांड्या. विराट कोहली को मैंने बहुत दिन तक अजीत कोहली बोला, क्योंकि अजीत कोहली मेरे स्कूल का बेंचमेट था. बहुत दिन तक मैं उसको अजीत कोहली बोलता गया. तो फिर वो पीछे से बोलते थे नो विराट कोहली. मतलब इतना मेरे दिमाग में कंफ्यूजन था इस बारे में. बट somehow I made it. And after 2.5 months, I got independent. I mean, I got an assistant. I was the main commentator, and the assistant was doing the supporting role. Great. So I reached there in about 2.5 months. And I was able to do it, yeah. So it was great fun. Acha, now one of the last questions. Yeah. According to you, जो इंडिया में इस समय ट्रेंड है, चाहे फिक्शन राइटिंग का या नॉन फिक्शन राइटिंग का, योर टेक ऑन दैट? Would you mind if I said something very controversial? I would like to hear something controversial. Okay. So your viewership will go up and I'll probably be lynched. But yes, definitely there is जो एक सबसे बड़ा trend है fiction या non-fiction का, which is of vanity publishing. As a publisher, you will know that. People don't write books because they have a story to tell. People don't write books because they want people to read them. People write books so that they are able to hold them on social media and say, I'm an author. Right. That is the most horrific thing that is happening to reading. So you are getting a lot of books published which have no caliber, no quality, and there is no substance in them, and yet they are being published, and they are almost 60 to 70% of the total published books in terms of numbers. Right. They may sell only 10 copies. You are a publisher, you know all that. They may sell only 100 copies, or they may sell only 50 copies, out of which 45 must be purchased by the author himself.
हाँ ये भी होता है। वो होता है ना। तो इसमें कितनी मैनिपुलेशन है आपको बताने की जरूरत नहीं है ट्रेड के अंदर, लेकिन वैनिटी पब्लिशिंग हो रही है। एंड लाइक देयर इज रिसेंटली, आई वोंट नेम दैट पर्सन, अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विद अ कपल ऑफ मिलियन फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया wrote a book which was vintage Mills and Boon, ओके taken, Indian names given and language distorted, मतलब अंग्रेजी की ऐसी तैसी करके वो किताब उसने छाप दी। लेकिन वो जब साइन करने शी यूज्ड टू कम टू, अब शी बोल दिया तो बहुत लोगों को पता ही चल जाएगा कौन है, तो यूज्ड टू कम टू बुक स्टोर्स टू साइन बुक्स के बाद 1.5 किलोमीटर की लाइन लगती थी सर, हमने उनसे साइन कराई जी। तो मैं जब इसके बारे में बहुत परेशान हुआ और अपने पब्लिशर को बोला कि क्या चल रहा है यार, दे आर ऑल्सो इक्वली अपसेट विद दिस वेस्टलैंड एंड दे आर ऑल गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। So Kartika told me, my publisher, she said, look Nilesh, these books are not written because the author wants to write, they are not bought because the people want to read, they are just written in order to sign the first page, and they are bought in order to display them, to say I was there and I got this book, not because they have nothing to do with the reading ecosystem. Right. These are books which are written and purchased without any intention of anyone ever reading them. अब ऐसी किताबें हमारे पास बहुत आ गई हैं। तो आप देखिए कि अगर मैं किसी पब्लिशर के पास जाके बोलूं कि मैं अल्फाबेट को Z से शुरू करके A तक लिखना चाहता हूं, व्हाट आर योर चार्जेस, ही विल से दिस इज माय चार्जेस फॉर सो मेनी कॉपीज, आप दे दो मुझे, मैं छाप देता हूं उल्टा। एंड आई कैन आल्सो गेट अबाउट 100 रिव्यूअर्स पेड हु विल से दिस इज अ फैंटास्टिक टेक ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसीलिए आई एम जस्ट स्टॉपिंग यू इन बिटवीन। If we talk about controversy related to something similar that we were talking, अभी आपने जैसे कहा कि you usually get, जो आजकल का ट्रेंड भी है कि आपने पेड रिव्यूज ले लिए, पेड फॉलोअर्स हैं आपके पास, उनसे पेड लाइक्स ले लिए। अब ये करा किस लिए जाता है? ये करा इसलिए जाता है कि अमेज़न ने एक, जैसे कहते हैं ना, सब्ज बाग दिखाया हुआ है कि आप जो है 100 किताबें एक दिन में बिकेंगी, तो उनका एल्गोरिथम आपकी किताब जो है वो उसको नंबर 1 पे ले जाएगा। हाँ। अगले दिन वो किसी और का होगा, 3,70,000 पे चली जाएगी। हाँ। 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो बेसिकली सभी जो हमारा फ्रेटर्निटी है पूरा ऑथर्स का, आई मीन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि उन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा, व्हाई आर वी सो हुक्ड अप विद अमेज़न में इतनी क्या खास बात है कि भी अगर हम ये कहते हैं कि इट्स अ बेस्ट सेलर, तो डेफिनेटली यू कांट यूज अ वर्ड इट इज़ अ बेस्ट सेलर। ऐसा भी हो रहा है कि आपके पास कोई आइडिया है तो ले आइए, हम गोस्ट राइट कर देंगे। एक और ऐसा फर्दर कॉन्सेप्ट मुझे ध्यान में आया, अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो भी चले आइए, हम आपको आइडिया बता देंगे, गोस्ट राइट कर देंगे, लिख के पब्लिश करके आपको दे देंगे। यानी वर्चुअली ऐसा हुआ कि आप उसके सामने 10 किताबें रख दो और बोलो भाई कौन से का कलर अच्छा लगा, बता, तेरा नाम उस पे छाप देते हैं, और तो कुछ हुआ ही नहीं ना। मतलब इतना वो हो गया। लेकिन इसके बावजूद मेरा विश्वास है कि अच्छी किताबों के लिए, अच्छे पब्लिशर्स के काम के लिए जगह है, क्योंकि जेन्युइन पढ़ने वाले इस ऑर्बिट से बाहर हैं। ये सारे एक्स्ट्रा एड ऑन्स हैं, तो जो मेन रीडिंग इकोलॉजी का पार्ट ही नहीं है, तो रीडिंग इकोलॉजी भी बढ़ रही है, बुक स्टोर्स बढ़ रहे हैं, पब्लिशर्स बढ़ रहे हैं, छपी हुई अच्छी किताबें बढ़ रही हैं, और आगे अगर मैं बहुत स्वर्णिम काल नहीं कहूँगा तो भी बुरा टाइम नहीं आने वाला किताबों का, किताबें बढ़ेंगी ही। और एक कॉन्शियसनेस और पैदा हो रही है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि वी मस्ट इंक्रीज द रीडिंग हैबिट। तो पेरेंट्स भी वो हो रहे हैं कि वी मस्ट कट डाउन स्क्रीन टाइम एंड इंक्रीज रीडिंग हैबिट। तो ये जैसे जैसे होता रहेगा, किताबें तो हमेशा रहेंगी, मुझे पूरा विश्वास है इस पर। Nilesh sir, thank you for being on the show. It was really an honor talking to you. Thank you very much. My pleasure entirely. And I'm sure I'll keep coming back. Definitely. You have to come. You take care. Thank you so much for everything. Bye. Bye.